वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। डेली टेस्ट सीरीज़ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रात की 9 बजे वाली क्लास में और इसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए स्टार्ट की गई है। ROE एग्ज़ाम को, उसके साथ साथ UPPSC 2024 वाला जो एग्ज़ाम होना है और इसके साथ साथ UPPSC द्वारा और भी जो एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप न्यू हैं तो क्लास ये डेली रात को 9 बजे आती है। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे वाली क्लास आती है, वहाँ पर GS सेक्शन आप कवर कर सकते हैं। दोनों ही क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो दोनों क्लासेस लगातार फॉलो करते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। 265 प्रश्नों को हल कर लिया हमने विज्ञान में। आगे के प्रश्नों को देख रहे हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो ये है कि खाद्य श्रृंखला जिसमें पक्षी हैं, हरे पौधे हैं, मछली और मनुष्य भी शामिल हैं। अब इस खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने वाले हानिकारक जो केमिकल्स हैं, रसायन हैं, इनकी सांद्रता किस में सबसे अधिक होगी। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। अ फूड चेन कंप्राइजिंग बर्ड्स, ग्रीन प्लांट्स, फिश एंड मैन, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एंटरिंग द फूड चेन विल बी मैक्सिमम इन। ऑप्शन ए है हरे पौधे, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है मछली और ऑप्शन डी है मनुष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूमंस, या फिर जो मनुष्य है इसमें आप देखेंगे जो केमिकल की कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होगी। एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जब जाते हैं तो जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता जाता है। ये देखिए जो केमिकल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब डिग्रेडेबल नहीं है, ख़त्म नहीं हो सकते, तो ये एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होते जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो मनुष्य है आप देखेंगे पेड़ पौधों से भी भोजन लेता है, इनको ग्रहण करता है, मांस मछली भी खाता है, या फिर आप देखेंगे नॉनवेज भी खाता है, बर्ड्स वगैरह है ना। तो ये क्या होगा कि एक ट्रॉपिक लेवल से इस फूड चेन में दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक पहुंच जाएगा और मनुष्य तो सभी पर निर्भर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो केमिकल का एक्यूमुलेशन है वो हो जाएगा ह्यूमन बॉडी में या मैन में होगा, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये जो हार्मफुल केमिकल है वो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेंगे, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा मैन में। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अपर्दन के सामान्य चक्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। साइकिल ऑफ इरोजन ये किसने दी थी, ठीक है। नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन ये दी गई थी, ऑप्शन ए है WM डेविस के द्वारा, ऑप्शन बी है W पेंक के द्वारा, ऑप्शन सी है A स्टेहलर द्वारा, ऑप्शन डी है WD थॉमब्यूरी द्वारा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए WM डेविस के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन प्राप्त होता है किससे, भेड़ से, लोमड़ी से, खरगोश से, बिल्ली से। ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे भेड़ से प्राप्त होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसे ऑप्शन देने का भी कोई रीज़न होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खरगोश से प्राप्त होता है अंगोरा ऊन, ठीक है। तो अंगोरा ऊन अब से याद रखिएगा, खरगोश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है एलम, ऑप्शन बी है कैलेमल, ऑप्शन सी है जिंक क्लोराइड और ऑप्शन डी है जिंक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए। अगला प्रश्न बहुत इजी सा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं दिया गया है। एसिड दिए गए हैं और उनके नेचुरल सोर्सेज दिए गए हैं। पहला है स्कॉर्बिक अम्ल जो कि नींबू में है, सेकंड है मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है, थर्ड दिया गया है एसिटिक एसिड जो कि दही में दिया गया, और ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड लाल चींटी जो काटती हैं उनके काटने पे मिलता है, मतलब ये इनमें होता है। तो ऑप्शन आप देखिए इसमें सी जो है ये गलत दिया गया है। दही में क्या होता है, दही में होता है लैक्टिक एसिड, ना कि एसिटिक एसिड, बहुत बार बता चुकी हूँ, और यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया था। अब 271 क्वेश्चन है ये अगला, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, ठीक है, कौन सा एक्सप्लोजिव इसमें से नहीं है, एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन ए है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT बोलते हैं इसको, बी है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी है साइक्लोट्राईमेथिलीन ट्राई नाइट्रोमीन,
और ऑप्शन डी है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसमें जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है ये नहीं होता विस्फोटक। इसके अलावा टीएनटी और ये आपको दिया गया है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोमीन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्सप्लोजिव हैं। ठीक है, इसमें से ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन कौन सा है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या फिर डीजल। और इसका सही उत्तर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेचुरल गैस। 274 क्वेश्चन है हरियाली योजना किससे संबंधित है। क्रॉप मैनेजमेंट से, सॉयल मैनेजमेंट से, वाटर मैनेजमेंट या फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट से। इसका राइट आंसर है जल प्रबंधन से है हरियाली योजना। ये मत समझ लीजिएगा वन प्रबंधन से है। ऑप्शन सी राइट होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत कंफ्यूजन होती बच्चों को इसमें। तो हरियाली योजना जल प्रबंधन से है। अगला प्रश्न है लवणीय जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन सलाइन वाटर आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन बी है मीजोफाइट्स, ऑप्शन सी है हेलोफाइट या फिर ऑप्शन डी है लिथोफाइट्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हेलोफाइट्स बोलते हैं जो लवणीय जल में पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है हैलोजन समूह में सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है। क्लोरीन, एस्टेटीन, फ्लोरीन या फिर ब्रोमीन होता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव तत्व होता है हैलोजन समूह में। अगला प्रश्न है नींबू में जो डाइबैक रोग होता है ये किस तत्व की कमी से होता है। बोरॉन, जस्ता, तांबा या मॉलिब्डेनम से होता है। अब देखेंगे किसकी डेफिशिएंसी से प्लांट में कौन कौन से रोग होते हैं। ये भी कराया हुआ है मैंने और अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में भी। तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगर बोरॉन की कमी होती है तो नींबू में डाइबैक रोग हो जाता है। 278 क्वेश्चन है कुनैन किससे प्राप्त होता है। छाल से, तना से, जड़ से या फल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है कुनैन। अब ये जो प्रश्न है ये बीमारी से रिलेटेड है और डिजीज़ में पूछा गया कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। एक है कोढ़, बी है पीलिया, सी है तपेदिक या डी है गोनोरिया। कोढ़ को लेप्रेसी बोलते हैं, पीलिया को जॉइंडिस बोलते हैं, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस है और डी है गोनोरिया। बताना है कौन सा सही होगा। इसमें देखिए जो जॉइंडिस होता है, पीलिया होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। इसके अलावा लेप्रेसी, टीबी, गोनोरिया ये सारे के सारे क्या हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो जॉइंडिस है इसका कॉजिंग एजेंट क्या है, क्योंकि सब इतनी बार कराया है कि अब तक आप लोग को रट गया होगा। अगला प्रश्न देखिए सूर्य की पराबैंगनी किरणों के विकिरण को अवशोषित कौन करता है। ओजोन, रेडॉन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। और बहुत ईजी सा प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओजोन। ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो क्या करती है, जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको अवशोषित करने का कार्य करती है। हानिकारक रेज वहीं पे ट्रैप हो जाती हैं और उसके अलावा जो भी रेज बचती हैं जो अच्छी होती हैं वो नीचे पृथ्वी तक आती हैं। इसके बाद प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी। ऑप्शन ए है सीसी पार्क ने, ऑप्शन बी है JN जेफर्स ने और ऑप्शन सी है जोसेफ फोरियर ने, ऑप्शन डी है एल जॉबलर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना प्रतिपादित की थी। और अगला प्रश्न है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसकी वजह से। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी ऑक्सीजन के कारण या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है। ये मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अपनी पृथ्वी है, यहाँ पर दिन भर सूर्य की किरणें आती हैं जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। अब रात के समय जब पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती है तो क्या करती है, इनको फिर वापस भेजने लगती है। ये मैं कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ज़्यादा हीट होगी तो हीट क्या होगी, निकलने लगती, वापस जाने का कार्य करती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा मात्रा में होगी तो वो इसको यहीं पर ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है। तो जैसे होता नहीं कि आप सांस ले रहे हैं और अचानक से आपको कंबल उड़ा दिया जाए गर्मी के समय पे, तो आप कैसा फील करेंगे, है ना। तो कुछ ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ हो रहा है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है, इसी को ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस को ये ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से पृथ्वी अपनी जो हीट है उसको वापस नहीं जाने देती और वो गर्म रह जाती है। इसी की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी गर्म रहेगी, समुद्र के जल का स्तर बढ़ रहा है। यही सब चीज़ें इसकी वजह से होती हैं। तो ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन
से सबसे उचित है? ऑप्शन ए है ऊपर काला और नीचे उजला, ऑप्शन बी है ऊपर उजाला और नीचे काला, ऑप्शन सी है मात्र काला और ऑप्शन डी है मात्र उजला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊपर की तरफ उजला होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, बॉटम ब्लैक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है पीला। इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हरा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, विब ग्योर, सारे कलर आ जाएंगे, 3 इधर 3 इधर, बीच में कौन सा? ग्रीन। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होते हैं। ठीक है, इसमें ये बीच में आएगा। नेक्स्ट देखिए, जल में वायु का जो बुलबुला है किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस की भांति। ऑप्शन बी जो दिया गया है और ऑप्शन डी है अवतल लेंस की भांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक अवतल लेंस की भांति कार्य करता है जो जल में वायु का बुलबुला होता है। 26 क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या फिर सारे के सारे। बहुत ईजी सा प्रश्न है, सभी को इसका उत्तर आता होगा और राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जितने भी दिए गए सारे के सारे जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगले प्रश्न में बताना है मीथेन निम्न में से किससे निकलने वाली या उत्सर्जित होने वाली है गैस? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए है केवल धान के खेतों में, ऑप्शन बी है केवल दीमक की बांबी से, ऑप्शन सी है दोनों ही जो ऑप्शन ए और बी दिया गया है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान के खेतों से भी, दीमक की बांबी से भी, इन दोनों से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं? ऑक्टोपस, कछुआ, शाही और गिरगिट। तो इनमें से केवल ऑक्टोपस है जिसमें एक से अधिक हृदय होते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? ऑप्शन ए है 20 ग्राम, ऑप्शन बी है 10 ग्राम, ऑप्शन सी है 25 ग्राम या फिर ऑप्शन डी है 50 ग्राम। इसका सही उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 ग्राम होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है मानव शरीर में कौन कौन से तत्व होते हैं और उनका क्या परसेंटेज है, तो वो भी आप मेरे साथ याद कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाएगा तत्व, वो आप देख लेंगे, हाइड्रोजन होगा 62.9 अर्थात 63% लगभग, ऑक्सीजन 24% के आसपास, कार्बन 12% के आसपास, नाइट्रोजन अब देखेंगे 0.6% हो जाएगा, कैल्शियम उससे ज़्यादा होगा, कैल्शियम उसके बाद आता है 0.24%, फॉस्फोरस भी होगा। तो बाकी के जो 99% के बाद बाकी के जो तत्व हैं वो उसमें आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो साइनाइड आयन दिया गया है, ब्रोमाइड आयन दिया गया है, अमोनिया दिया गया है और फ्लोराइड आयन दिया गया है। इनमें से कौन सा सही है पूछा गया है, माफ़ कीजिएगा, ना कि गलत पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर देखिए कौन सा होगा, आपने सारे ऑप्शन देख लिए होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन है साइनाइड आयन, जो कि सही दिया गया। इसके अलावा सारे गलत हैं, जैसे ब्रोमाइड Br से डिनोट करेंगे, अमोनिया को NH3 से, फ्लोराइड को F से, तो ये गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने साइंस के आज के सॉल्व किए। पिछले क्वेश्चन में एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, आई थिंक आशीष नेम है उनका, और उन्होंने बहुत सही बताया था कि मैंने एक्सप्लेनेशन जो है उसमें स्टेटमेंट एक गलत बोल दिया है, वो आप लोग देख लीजिए। इस प्रश्न को आप लोग फिर से देख लीजिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो आयनोस्फीयर नामक लेयर है, ये परत जो है रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है। इसका रीज़न पूछा गया था क्यों, तो मैंने बोला था दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, गलत दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि ओजोन की उपस्थिति के कारण रेडियो तरंगों का पृथ्वी पर परावर्तन होता है, ऐसा गलत है, क्योंकि ओजोन की जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में है, ना कि आयनोस्फीयर में है, तो ये गलत हो गया। दूसरा था स्टेटमेंट रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत लंबी होती है, और यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था कि रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो कम होती है। ठीक है, कम होती है, और मैंने बताया था इंफ्रारेड वेव्स की ज़्यादा होती है, जबकि गलत है। रेडियो जो तरंगें होती हैं इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत लंबी होती है, सबसे लंबी होती है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है इसलिए क्योंकि इसकी वजह से नहीं होता है, रेडियो संचार की सुविधा नहीं प्रदान की जाती है आयनोस्फीयर से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं जिनसे रिफ्लेक्शन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, रेडियो संचार की जो सुविधा है इसके द्वारा हो पाती है। तो स्टेटमेंट इसलिए दोनों करेक्ट थे, लेकिन मैंने यहाँ पे गलत ये बोला था कि रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो मैंने बता दिया था
की कम होती है, जबकि रेडियो तरंगों की आप देखेंगे वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका आप लोग सीरियल याद कर लीजिए। और मुझे आशीष जी ने ये बताया, याद कराया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्वेश्चन पे ध्यान दिया। देखिए सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है रेडियो वेव्स की। सबसे पहले रेडियो वेव्स हैं, उसके बाद माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, ठीक है। और उसके बाद आती हैं अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, ऐसे आप कर लीजिए, ठीक है, ऐसे। फिर यूवी रेज आती हैं, इसके बाद एक्स रेज हैं, और एक्स रेज के बाद गामा रेज हैं। इस तरीके से आप सीरियल याद कर लीजिए वेवलेंथ का, ये याद रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन जिन्होंने भी पहले प्रिपेयर किया है तो आप इसको क्या करिए, करेक्ट कर लीजिएगा। और हो जाती है मुझसे भी कभी कभी गलती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग जब भी कमेंट करते हैं उसको करेक्ट कराने की कोशिश करूँ। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं मिलती रहूँगी अगली क्लासेस में। और कल की क्लास में हम लोग इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग अपने कमेंट, सुझाव या किसी भी क्वेश्चन में इसी तरह से डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।